नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, राहुल गांधी अचानक से अंडमान निकोबार पहुंच गए और वहां जाकर वीडियो बना रहे हैं और जो प्रोजेक्ट वहां पर शुरू हुआ है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, उसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी बंगाल का चुनाव छोड़कर सर वहां क्यों गए? उनके जाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? अंजू देखिए, राहुल गांधी की दो चीजें, जाने की वजह और टाइमिंग, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी हर उस जगह पर जाकर के अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिस जगह पर कोई काम ऐसा किया जाए जिससे कि चीन को तकलीफ हो सकती है। ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है वहां पर, उससे सबसे ज्यादा तकलीफ चीन को होगी। क्यों, ये आगे चल के बताएंगे। दूसरा, राहुल गांधी का ये समय, अब उनको पता है कि बंगाल के इलेक्शन में पिछली बार भी इनकी दुर्गति हुई थी, कुछ एक भी चीज नहीं मिली थी। इस बार फिर दुर्गति होने वाली है, कुछ नहीं इनको मिलने वाला है। इसलिए इनकी प्रायोरिटी में बंगाल का इलेक्शन कहीं नहीं है और इस समय का लाभ उठा करके वो वहां जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा और टफ स्टेटमेंट देना चाहता हूं, वो गए हैं या भेजे गए हैं, ये भी हमको समझने की जरूरत है। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस प्रोजेक्ट के हो जाने से पूरी की पूरी समस्या चीन को है। चीन का स्टेट ऑफ मलाक्का पे कितना डिपेंडेंस है, इस बात को पूरी दुनिया जानती है। और जब इंडोनेशिया के साथ अमेरिका की बातचीत हुई थी, तब इसकी इंपॉर्टेंस को पूरी दुनिया ने समझा था। और मेरा यह मानना है कि इससे चीन को बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, चीन ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी भारत के खिलाफ बना रखी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में उन्होंने म्यांमार से लेकर के और जिबूती और ग्वादार तक उन्होंने एक अपने अपनी जगह जगह पर अपने बेसिस बना दिए हैं। पहले वो इनको कमर्शियल बेसिस बनाते हैं, व्यापार की तरह, अंग्रेजों की प्रकार से, और फिर वहां अपनी आर्मी भेज करके इसको मिलिटराइज कर देते हैं। ये जो, अगर मान लीजिए हमने ग्रेट निकोबार आइलैंड में अपना बेस बना लिया, एक वहां पर मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बेस हमने तैयार कर लिया, वहां पर हमने अपना एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर जो मैं कहूंगा उसको हमने वहां पर तैयार कर लिया, तो ये उनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को भी पंक्चर करने का बहुत बड़ा काम कर सकता है। उनका अपने दो स्ट्रिंग्स के बीच में जो फ्री मूवमेंट है उसमें उनको दिक्कत हो सकती है। इस वजह से सबसे ज्यादा इस प्रोजेक्ट से चीन परेशान है, और क्योंकि चीन परेशान है इसलिए हमारे यहां पर कुछ लोग हैं वो उतने के उतने परेशान हैं। इनकी जो चीन के साथ जो कनेक्ट है वो कई और जगह हमने देखा है, चाहे वो गलवान हो, चाहे दौलत बेग ओल्डी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश हो। तो जब भी चीन को कोई तिरमिलाहट दी जाती है तो उसका असर यहां पर नजर आता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी आज वहां जाकर के इस इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट को जो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है, वो प्रोजेक्ट उनको उसमें वो खामियां ढूंढ रहे हैं। वजह सिर्फ एक है, क्योंकि ये चीन को अफेक्ट करता है, इसलिए यहां परेशानी हो रही है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा, हजारों पेड़ काट दिए जाएंगे, वहां के आदिवासी कहाँ जाएंगे, ये सारी चिंता राहुल गांधी जता रहे हैं और बड़े लंबे लंबे वीडियो बना रहे हैं सर। और इनको तब ख्याल नहीं आता कि इनकी जो अपने राज्य हैं जहां पर इनकी अपनी सरकारें हैं, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, वहां पर इनकी सरकारों ने क्या गुल खिलाए हैं, वहां तो कभी राहुल नहीं गए सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सटीक बात कर रही हैं। देखिए, जो जो तेलंगाना में हैदराबाद में हुआ है, वहां पर एक आईटी हब बनाने के लिए उन्हें बेतहाशा पेड़ काटे हैं और उसमें इंटरवीन करना पड़ा कोर्ट को। तो ये आप देखिए, एक वो कर्नाटक में भी जो पश्चिमी घाट हैं उसमें कई किलोमीटर तक, कई 100 किलोमीटर तक उन्होंने पर्यावरण को वहां पर पूरी तरह से डिस्टर्ब किया है। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उनके चीफ मिनिस्टर ने एक चिट्ठी और लिखी है प्रधानमंत्री को कि इस प्रोजेक्ट को फास्ट फॉरवर्ड में किया जाए। उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है कि वहां पर कितना पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं अंजू, अगर पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, अगर आपको उसको सही प्रकार से वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं और उसको सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ कनेक्ट करके आप उसको आगे ले जा रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई खराबी नहीं लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पश्चिमी घाट वाला प्रोजेक्ट खराब है, लेकिन उसके लिए एक मापदंड, हैदराबाद के लिए एक मापदंड, कर्नाटक में, बैंगलोर में जो 50,000 लोगों को अफेक्ट करके वहां पर उन्होंने पेड़ उखाड़ करके जो काम किया है, वहां एक मापदंड, और अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए दूसरा मापदंड।
अंडमान निकोबार आइलैंड को एक मेजर शिपिंग और स्ट्रेटेजिक हब में कन्वर्ट किया जा रहा है। अंजू, मेजर शिपिंग एंड स्ट्रेटेजिक हब, ये बात, ये विचार नया नहीं है। इस विचार पर 1997 में मेरा खुद का लिखा हुआ पेपर है, जिसमें हमने यही बात करी थी कि हम अपने निकोबार आइलैंड्स का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग करके इसको एक ऐसे कमर्शियल हब में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे एक लगातार भारत को एक इकोनॉमिक एडवांटेज मिले, और वहां से हम जो चोक पॉइंट्स हैं इंडियन ओशन के, उनके ऊपर निगरानी रख सकें। हमारा कोई ऑफेंसिव इंटेंट नहीं है इसमें, हमारा बिल्कुल इंटेंट सिर्फ यही है कि हम इसको कॉमर्शियल हब बना करके और भारत की स्ट्रेटेजिक डिफेंस भी और इकोनॉमिक भी, दोनों तरीके से एक बहुत ज्यादा कामयाब चीज सिद्ध होने वाली है अगर ये प्रोजेक्ट हो गया। और मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट होके रहेगा, क्योंकि ये भारत के हित में है। हमने वर्षों तक अपनी आइलैंड टेरिटरीज को नेग्लेक्ट किया है। आर्ग्यूमेंट क्या होता था अंजू, मैं आपको बताता हूं। आर्ग्यूमेंट क्या है कि वो हम सड़क नहीं बनाएंगे बॉर्डर एरियाज में। क्यों? क्योंकि चीन इस्तेमाल कर लेगा। जो इसका मतलब आपको अपनी सेना के मोबिलाइजेशन का, उसके बिल्डअप का कोई रिगार्ड नहीं है। आप इसलिए इस डर से नहीं बना रहे हैं कि चीन, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। एक दौलत बेग ओल्डी नाम का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप है, बिल्कुल चीन के साथ बिल्कुल लगी हुई है। 43 साल तक, 43 इयर्स वो बिल्कुल इनएक्टिव पड़ी रही। फिर एक वेस्टर्न एयर कमांड के एओसी इन चीफ थे बारबोरा, एयर मार्शल बारबोरा। उन्होंने सरकार से परमिशन लिए बगैर, सरकार के आदेश के खिलाफ 2008 में AN-32 प्लेन खुद उड़ा के, ये भी नहीं किसी और को, खुद उस प्लेन को वहां पर लैंड किया और इस एयर स्ट्रिप को दोबारा तैयार करा, दोबारा फंक्शनल बनाया। उसके बाद एक सड़क बनाई गई, उसको कहते हैं DSDBO रोड। जो पहले दौलत बेग ओल्डी था वो किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं था भारतवर्ष के किसी भी तरीके से। वो दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड पूरी तैयार करी गई, उससे चीन को परेशानी है। ये गलवान है, उसका एक वजह शायद वो भी रही थी जो उनकी कई वजह उन्होंने करी। तो ये गलवान के जो चैप्टर्स हैं, उनका जो हमको जो मिलता है, वो तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि जब जब हमारा चीन के साथ कोई इश्यू होता है तो उस समय कुछ लोगों का बड़ा भारी, ये आप 2008 का पैक्ट जो इन्होंने साइन किया, जो दुनिया में कोई नहीं जानता क्या साइन किया हुआ है, उसको आप देखें। तो मेरा ये मानना है कि अरुणाचल से लेकर के पूर्वी लद्दाख तक चीन ने कई दफा हमारे साथ जाति करने की कोशिश करी और हमने उसको डेवलप नहीं किया। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं कि जो अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर आपके पास इतनी सेना तो है नहीं कि आप सारी जगह पर सैनिक बैठा के रखेंगे। अगर आपको सेना को मिलिट्री मूवमेंट लेटरली करना है एक वैली से दूसरी वैली में, आपके पास सड़कें नहीं है। आज भी ऐसे पोस्ट्स हैं हमारी इंडियन आर्मी ने होल्ड करे हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहां पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, सैकड़ों किलोमीटर। वो क्यों? क्योंकि हमने उसके विकास पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और विकास पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहां से उनको अपनी पॉलिटिकल कोई गेन नहीं हो रहा था। ये जो सरकारें रही, वो कहीं ना कहीं उनका मुख्य मुद्दा रिजीम प्रेजर्वेशन था, ना कि नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। जब नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता होती है, और जबकि अब जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट्स इस बात का पूरा ख्याल रख के बनाए जाते हैं। पहले उसको इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ और जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ तौल के फिर उसको उन प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज किया जाता है। आजकल तो घर बनाने में लोग बाग ये कर रहे हैं। आप घरों की बात कर रहे हैं, घर से मुझे याद आया हिमाचल प्रदेश में इनकी बहन जी का एक घर है, वहां हजारों पेड़ काटे गए। उस समय कोई इनको किसी चीज की वो नहीं आई, याद नहीं आई कि भाई यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन खराब हो रहा है, ये हो रहा है। किसी के ऊपर पर्सनल आक्षेप नहीं कर रहा हूं मैं अंजू, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप भारत के विकास के लिए डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रख सकते, खास तौर पे जबकि वो भारत का विकास डिफेंस और स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं 30 सालों से कह रहा हूं हर फोरम पे कि हमने अपनी आइलैंड टेरिटरीज को नेग्लेक्ट किया है। एक छोटा सा मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जो भारत का जो उसका क्षेत्रफल है,
उसका 0.02% क्षेत्रफल अंडमान निकोबार आइलैंड में है। लेकिन वही अंडमान निकोबार आइलैंड आपके भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 30%, डिड यू हियर दैट राइट, 30% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वहां से आता है। हमने आज तक इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत नहीं समझी। आर्ग्यूमेंट यही देंगे कि अरे हमारे पास भी तेल होता तो अमेरिका कि हमारे को भी खा जाता। आपको अपने संसाधनों को डेवलप करना है और उसको डेवलप करने के बाद इस बात का यकीन करना है कि आप में इतनी ताकत है कि आप अपने संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं। आप सड़कें बनाइए, अभी भी तो बनी है सड़कें, बॉर्डर में बनी है, बीआरओ ने कितना काम किया है, हर जगह सड़क बनाई जा रही है। आज एक जब मैं 2-2.5 साल अंडमान निकोबार आइलैंड में रहा हूं, पर पोस्टेड था मैं वहां पर, मैंने देखा है ये पूरा। तभी मैं कह रहा हूं कि मैंने 1997 में जो पेपर लिखा था वो ग्राउंड पे सिचुएशन देख करके लिखा गया था, और एग्जैक्टली लगभग यही 4 बिंदु थे उसमें। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो पेपर शायद इनके दोबारा हाथ में आ गया है। यही 4 बिंदु थे, किस प्रकार से हम आप उन इतनी जबरदस्त एसेट है आपका। अंडमान निकोबार आइलैंड मेरे हिसाब से भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। भारत अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ख्वाब देख रहा है तो उसमें से 1 ट्रिलियन सिर्फ अंडमान निकोबार से आ सकता है, अगर आप उसको सही प्रकार से डेवलप करें। और आपकी सिक्योरिटी, आपकी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्शन, आज भारत प्रोजेक्ट कर रहा है अपने आप को, उस प्रोजेक्शन के लिए ये बहुत आवश्यक है। सर, यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है ये 92,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, तो आपको लगता है कि ये ठेका जो था वो अडानी को मिला है, उससे भी तकलीफ चाइना को हो रही है, इसलिए राहुल गांधी रोग आ रहे हैं, क्योंकि वो तो अडानी 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 ही करते रहते हैं ना हमेशा। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के पास एक पुराना टेप रिकॉर्डर है और उसकी सुई अडानी पे आके अटक जाती है। मैं आपको अडानी का एक और कनेक्शन बताता हूं। ये अडानी वो भारतीय है जिसने चीन को बहुत मोर्चों पर मात दी है, क्योंकि अफ्रीका में और भी कई स्थानों पर जहां पर चीन बिड करता है, चीन की कंपनियां बिड करती हैं, वहां पर ये एक महान भारतीय जाकर के बिड करके और चीनी कंपनियों को परास्त करके उनका जो प्रोजेक्ट्स को हासिल करता है। और वो प्रोजेक्ट से हासिल करने के बाद जो जो हमें, हमारे राष्ट्र को भी लाभ हो रहा है। मेरा ये मानना है कि अदानी से भी चीन को पर्सनली प्रॉब्लम है, क्योंकि इस अदानी ने चीन को कई स्थानों पर भारत में और भारत के बाहर प्रोजेक्ट्स को हासिल करने में मात दी है। तो इस वजह से भी उनकी सुई सिर्फ अदानी पे क्यों अटकती है। वो अंबानी के बारे में उतनी बात नहीं करते और किसी के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ अडानी अडानी अडानी। वो अडानी के ऊपर इसलिए क्योंकि वो अडानी से को नीचा दिखाने के लिए उनके पास आदेश कहीं और से आ रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप समझदार हैं, दर्शक आपके समझदार हैं। तो ये मेरा मानना है कि वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि ये इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट अदानी को ग्रुप को मिला है, इस वजह से भी उनको परेशानी है। मेरा ये मानना है कि पहली बात तो मैं बड़ी फर्मली इस बात को बिलीव करता हूं कि शायद अदानी से बेहतर कोई और ग्रुप हमारे भारत में नहीं है, और हम नहीं चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहीं बाहर जाए और हमारे देश का जो काम है वो कोई और। तो ये एक बहुत बेहतरीन जियो पॉलिटिकली और मिलिट्री स्ट्रेटेजिकली बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट है। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर ये जब एक ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट बनाएंगे, एक सिविल और मिलिट्री एयरपोर्ट बनेगा बड़ा जबरदस्त, जिसको कि मैं बार बार कहता हूँ अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। आप जाकर के मलाक्का स्टेट के सिर पे बैठ गए, इंडोनेशिया जो साउथ ईस्ट एशिया को पूरा आप वहां से टोटली डोमिनेट कर सकते हैं। वो एक टाउनशिप वहां पर बनाई जाएगी, गैस और सोलर हब वहां पर तैयार किया जाएगा। अब देखिए इतना जबरदस्त डेवलपमेंट होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वही जगह है, इसका डिस्टेंस आप देखिए, ये मलाक्का स्टेट से कुल 40 मील दूर और इंडोनेशिया से कुल 162 किलोमीटर है। जो इंदिरा पॉइंट का और इंडोनेशिया का जो डिस्टेंस है कुल 162 किलोमीटर है। इसको 1965 में या कभी वहां के जो सुकार्नो थे, जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि हम इस पर अपना अधिकार दिखाएंगे, जमा लेंगे इसके ऊपर हमला। तब उस समय 1968 या 69 की बात है, 303 पूर्व सैनिक परिवारों को पंजाब से ला करके, दोबारा सुने, 303 पूर्व सैनिक परिवारों को
पंजाब और भारत के कुछ भागों से ला करके इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में 11-11 एकड़ जमीन देकर के बसाया गया था, ताकि इसको, जो कि जियो स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट भाग है भारतवर्ष का, उसको बचाया जा सके। सोच उस समय से भी है इसकी, लेकिन अब क्यों परेशानी है इनको? अब परेशानी इसके लिए है क्योंकि चीन के साथ इनका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भारत का है, और चीन के साथ इनके आई डोंट नो किस प्रकार के रिलेशनशिप्स हैं और किस प्रकार से वो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। लेकिन मैं आपको अंजू दावे के साथ कह सकता हूं, राहुल गांधी और नो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और नो सोनिया गांधी, जयराम रमेश और एनीबडी एल्स, ये प्रोजेक्ट भारतवर्ष के हित में है। भारत को चीन को काउंटर करने के लिए वाइटल है ये प्रोजेक्ट, वाइटल। और मेरा ये मानना है कि इस प्रोजेक्ट को होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये तो ऑब्जेक्शंस करते रहते हैं। आप याद कीजिए कि इससे पहले जैसे नर्मदा सरोवर प्रोजेक्ट था, उसका विरोध भी कैसे किया गया था, और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिल जाता है। हर वो शख्स जो भारत विरोधी है, भारत के अंदर जितने भी विकास के काम होते हैं सर, उसके विरोध में खड़ा होता है, उसको सोरोस एंड कंपनी का फाउंडेशन जो है वो इनाम देता फिरता है। अभी उत्तराखंड में सर एक मिसाइल प्रोजेक्ट था ना, जब वहां पर मिसाइलें तैनात करनी थी, क्योंकि उत्तराखंड का बॉर्डर भी चाइना से लगता है, उसका भी कैसे विरोध हुआ था, कितनी सारी एनजीओ कूद गई थी सर, याद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रही हैं। देखिए, जितने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आपने जगह हैं, मैं आपको ऐसी गहराई की बात बता सकता हूं, वहां पर घोस्ट विलेजेस तैयार हो गए थे। घोस्ट विलेज का मतलब होता है कि वहां से गांव है, रहने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी हुई नहीं, वो सब वहां से चले गए। वो जो घोस्ट विलेजेस थे, वो एक बहुत बड़ा सेफ हेवन आतंकियों के लिए और चीन के अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए चीन को एक बड़ा अच्छा सा उनका मौका था। अब भारतवर्ष ने क्या शुरू किया है कि तो वहां डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू करेंगे दोबारा, और इन जगहों पर जाकर के अपने जो, क्योंकि देखिए, अगर आपको लॉजिस्टिक्स बेसिस बनाने हैं, कम्युनिकेशन बेसिस बनाने हैं और सर्वेलेंस एंड रिकॉनाइसेंस के बेसिस बनाने हैं, वो आप जितना आगे जाएंगे चीन के बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, उतना ज्यादा आप अंदर चाइना में देख पाएंगे। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स इस चीज को ध्यान में रखते हुए बन रहे हैं कि किस प्रकार से हम चीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपनी देखभाल कर सकें, बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी को वहां पर लगा सकें, अगर बैटलफील्ड वहां पर डेवलप होता है समटाइम्स और दी अदर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस एंड सर्वेलांस सेंटर बनता वहां पर भी इसी बात को। और एक और तरीका है, इसमें कुछ ऐसे एनजीओज हैं, ये वही एनजीओज हैं अंजू जो फॉरेन फंडेड हैं, और ये इनकी एक तकनीक रही है कि वो इन एनजीओज को आगे कर देते हैं कि आप जाकर के वहां पर तमाशा खड़ा करो ताकि ये काम ना हो सके। ये सिर्फ वहीं क्यों, ये वेस्टर्न घाट में क्यों नहीं, हैदराबाद में क्यों नहीं, बैंगलोर में क्यों नहीं, और किसी हिस्से में क्यों नहीं? तो ये तमाम हिमाचल प्रदेश में जहां अपना है वहां नहीं, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। तो ये जो बात है, आप इसको एक चीज और देखिए कि जब गलवान के थोड़े दिनों बाद, तुरंत बाद तो वो जाने की परिस्थिति में थे नहीं, थोड़े दिनों बाद ये गए थे वहां पे, फिर वहां से पता नहीं क्या किस प्रकार के बयानात दिए उन्होंने, वो भी कि भाई ये ले लिया चीन ने, वो ले लिया, कुछ भी। जब ये क्लियर हो गया, नरवणे ने दोबारा कह दिया कि जो वो कह रहे थे सब बकवास है। तो ये बातें, जो चीजें देखने की हैं अंजू, हर वो स्थान, हर वो परिस्थिति जहां पर हमारा चीन के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, वहां पर इस प्रकार के एनजीओज को आगे करके उस विकास के प्रोजेक्ट को बनने नहीं देना या उसमें रोड़े अटकाना, ये स्ट्रेटेजी है। और इस स्ट्रेटेजी की इबारत कहां लिखी जा रही है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जाने में अनजाने में वो इशू नहीं है, इशू ये है कि कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से जो कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग वही हैं जो भारत का विकास नहीं चाहते। थोड़ी देर पहले डायलॉग मैंने बताया था आपको कि वो रिजीम को बचाने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए काम करते रहे जिंदगी भर, और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करना जो कर रहा है, उसको काम करने में उसमें रोड़े अटकाना। मैं आपको यही बता रहा हूं, एक वजह यह भी है कि जब 80 साल तक इन्होंने अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप आइलैंड्स को हमने इनको नेग्लेक्ट किया,
अब अगर यहां पर एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ऑब्वियसली आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई साहब आपने 50 साल पहले क्यों नहीं बनाया इसको। अगर आपने 50 साल पहले बनाया होता तो हम आज कहीं के कहीं होते। तो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से वो शायद शुरू ही नहीं हो पाती वहां से उस तरफ से आने के लिए, कुछ और करना पड़ता। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये भी मुझे लगता है, उनको लगता है कि यार हमारा डिस्क्रेडिट हो जाएगा और ये अगर बन गया तो हम इसकी यूटिलिटी को ही क्वेश्चन करके, और इसमें एक एनवायरमेंटल एंगल ला करके, वहां पर एक ट्राइब है शॉम्पेन्स कहलाते हैं वो अभी भी, तो उस ट्राइब को कैसे हैंडल करना है, ये तमाम चीजें पहले से वर्कआउट की जा चुकी हैं। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उसके पहले इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्ड स्टडी हुई है। और मैं फिर बता रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट नई बात नहीं है, 97 में तो मैंने किया, उसके पहले से ये बात चली आ रही है। आपको 69 68 का मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि कैसे आपको वहां पर पूर्व सैनिकों को आकर के वहां पर सेटलर बनाए थे। तो ये तमाम चीजें आपको देखने की है। तो उनको ये भी लगता है कि वैसे ही हमारी बत्ती बंद है, वैसे ही हमारा बोरिया बिस्तर गोल है, और एक दो और ऐसे बड़े बड़े चीज हो गई जो कि पहले कभी नहीं हुए थे। आपको मैं बता सकता हूं कि कैसे हम सिक्किम में कुछ चीजें देने को तैयार थे, तो वहां पर भी सरकारी आदेश के विरोध में जाकर के वहां के जनरल सगत सिंह ने उन जगहों को बचाया। और वो जगह आज आप नाथुला पिकनिक पे जा रही हैं अंजू, वो नाथुला पिकनिक पे इसलिए जा पा रही हैं कि वो नाथुला हमारे पास नहीं होता अगर सरकार की उस समय बात सुनी गई होती। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जहां जहां चीन का दृष्टिकोण एंगल आता है तो उस जगह पर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है, और इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। ये वही लोग हैं, मलेशिया जाते हैं तो जाकिर नाइक से भी मिल सकते हैं, जॉर्ज सोरोस से भी मिलते हैं, सोरोस के बेटों की शादियों में भी जाते हैं। ये तमाम चीजें हैं, ये दुनिया जानती है कि ये सब भारत विरोधी तत्व हैं। इस डॉक्टर जाकिर नाइक को कांग्रेस कैसे प्रॉप अप कर रही थी। वो दिग्विजय सिंह तो कह रहे थे इनको भारत रत्न दिलवा दो। ही इज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट है वो। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जब वो एक जगह पर है वहीं जाकिर नाइक भी है और वहीं। तो ये मेरा मानना है कि कुछ इस बातों को भारत के लोगों को समझने की आवश्यकता है। और इस चीज की पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मैं यही कह रहा हूं कि भारत के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के लिए ये प्रोजेक्ट वाइटल। सर, दूसरी तरफ आपने जैसे अभी फंडिंग की बात की ना, अभी तो राहुल गांधी वहां गए, उनके वीडियोस जिस तरह से दिखा रहे हैं, जो लोग उनको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जो इस पर कहानियां गढ़ रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं, वो सारे भी तो उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है ना, जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा लेकर चलते हैं। उनको भी तो कहीं से फंडिंग आ रही होगी। और चाइना की फंडिंग कितने सारे मीडिया हाउसेस में आती रही है सर, कितने सारे सोशल मीडिया पर चैनल है जिनको पैसा चाइना देता रहा है। अब वो सब भी तो कूदेंगे ना इस पूरे खेल में। राहुल वहां पहुंच गए हैं और उसके बाद देखिए रायता फैलना शुरू हो गया, सबके सब इस प्रोपेगेंडे में शामिल हो गए हैं। तो चाइना ही हुआ ना इसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक देश को इससे खतरा है, और उस एक देश का नाम चीन है। देखिए, चीन का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल क्लियर है। चीन हम हर अपने पोटेंशियल एनिमी तो नहीं कहूंगा, पोटेंशियल एडवर्सरी देश में अपने लोगों का जाल बिछाता है। यही पाकिस्तान चीन की मदद से ये पाकिस्तान करता है। और ये जो आज की तारीख में पूरे देश में एक इकोसिस्टम बना हुआ है, वो चाहे पाकिस्तान के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या स्लीपर सेल्स हैं या इस प्रकार के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, ये लोग सब पूरी की पूरी भाषा आप देखिए, सिमिलैरिटी देखिए। जो कुछ लोगों के बयान हैं वो उससे कुछ घंटे पहले चीन या पाकिस्तान से वही बयान निकले हुए होते हैं, वर्बेटम कॉमा फुल स्टॉप तक उसमें फर्क नहीं होता। ये वजह क्या है? क्योंकि ये उनका तरीका है कि वो नहीं चाहते कि जिस प्रकार के हेजेमोनिस्टिक जो एम्बिशंस हैं चाइना की, जो उनका विस्तारवाद का उनकी विचार है, सोच है, उसको कैसे, ये थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि चीन जो है वो तिब्बत को एक हथेली के तौर पे देखता है, और उसकी 5 उंगलियां हैं, और वो कहता है कि एक उंगली लद्दाख है, ईस्टर्न लद्दाख है, दूसरी नेपाल है, तीसरी सिक्किम है, चौथी भूटान है, और 5वीं अरुणाचल प्रदेश है। और वो यूं कहता है कि ये 5 क्योंकि तिब्बत हम है तो ये 5 हम हैं। और यही वजह है कि वो पूरे वहां पर अपना काम अब इस तरह से वहां फैला रहा है। और इस चीज को जब चेक करने की कोशिश हो रही है, तब
यहां पर उसका विरोध हो रहा है। ये विरोध इसी वजह से है कि इस इकोसिस्टम का संचालन, इस इकोसिस्टम का मैनेजमेंट वहां से होता है। उनके जो लोग यहां पर हैं वो लोग इसको पूरी तरह से चलाते हैं, चाहे वो एनजीओस के रूप में हो, चाहे वो मीडिया हाउसेस के रूप में हो, या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, या कोई कोई और लोग हों, या कोई राजनीतिक राजनीतिक विचारधारा वाले लोग हों। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये इनका सबके सूत्रधार चाइना है। जी। इनके सबके तार वहीं से जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है इसको लोगों को समझने की आवश्यकता है। सर, हमारे प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के कितनी बार दौरे किए हैं पिछले 15 साल में। अभी भी एक दिन पहले सिक्किम में थे, बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे, और राहुल गांधी कहाँ जा रहे थे? अंडमान निकोबार जा रहे थे, हमारे ही प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए, चाइना को खुश करने के लिए। आप याद कीजिए, इनकी एक यात्रा शुरू हुई थी जो कायदे से अरुणाचल प्रदेश से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन जनाब ने वहां से शुरू नहीं की थी क्योंकि चाइना नाराज हो जाता। तो आप सोचिए, इन्होंने 2014 से पहले जो नॉर्थ ईस्ट को नेग्लेक्ट किया है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, चाइना को खुश रखना। और अब जब ऐसे प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं जो भारत के हितों में है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका विरोध भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि चाइना खुश रहे, इनका आका खुश रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। देखिए, आपको मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि जो चीन का उद्देश्य है, वो चीन का उद्देश्य यही है। मैंने जो जहां जहां उनका वो अपना हक बता रहे हैं वो, और दूसरा चीन का उद्देश्य यह है कि भारत को चारों तरफ से इस प्रकार से घेरा जाए कि भारत इंडियन ओशन को डोमिनेट ना कर सके। इंडियन ओशन को ही डोमिनेट करने के लिए चीन ने इतना वहां पर भारी वहां पर जो इंटरनेशनल वाटर्स में डिप्लॉयमेंट भी करके रखा है। जो चीन अपनी नेवी को इतना बढ़ा रहा है, वो चीन की नेवी चीन की सुरक्षा के लिए नहीं बढ़ाई जा रही है। चीन की नेवी आज संख्या में अमेरिकन नेवी से ज्यादा हो गई है। वो चीन की नेवी इस हिंद महासागर के क्षेत्र को डोमिनेट करने के लिए बढ़ाई जा रही है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा व्यापार 33% दुनिया का कंटेनर ट्रैफिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरता है। 33%। कोई मकसद, कोई वजह, कोई चीज है ये। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको हम ऑफेंसिव दृष्टि से देख रहे हैं। उस ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए आप एक ऐसा हब तैयार करिए, सिंगापुर या ट्रिंकोमाली या कोलंबो की तरीके का, जहां पर कि आप लोग अपने शिप्स को और दूसरे शिप्स को एक जगह दे सकें। शिप रिपेयर यार्ड प्रोजेक्ट बनाएं, यही टाइटल था पेपर का। तो ये जो चीजें हैं, ये समझने की आवश्यकता है। लेकिन हर वो चीज जो चीन को दुख पहुंचाती है, तकलीफ पहुंचाती है। आप देखिए, हम कोको आइलैंड, आई होप आप कोको आइलैंड की भूगोल से परिचित हैं। कोको आइलैंड हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड के जो नदर्न मोस्ट आइलैंड है, लैंडफॉल उससे सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है। आप नंगी आंख से उस आइलैंड को देख सकते हैं। वो आइलैंड हमारे पास हो सकता था। वो आइलैंड हमने, अब इतिहास है, मैं इसको कुछ नहीं कहना चाहता, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे या जो भी थे, आज वो आइलैंड म्यांमार के पास है। और म्यांमार के पास सिर्फ कहने के लिए है। उस आइलैंड पर चाइना ने अपना एक ऑब्जर्वेशन ISR पोस्ट बना रखा है। उससे वो बे ऑफ बंगाल पे और पूरे भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर नजर रखता है। अगर वो आइलैंड भी और होता तो हमारे पास हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता, बहुत बहुत जबरदस्त। तो ये इतना जबरदस्त पोटेंशियल है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, इतना जबरदस्त। 15 लाख में, ये बात मैंने ये पहले कही कि 15 लाख टन, वो समय, उस समय की बात बता रहा हूं, टन हमारे पास फिश की कैपेबिलिटी थी। और ये कहता था मैं कि 15 लाख में से 12 लाख टन बूढ़ी मछली बूढ़ी होकर मर रही है, क्योंकि हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, हमको पता नहीं है पोटेंशियल क्या है। ये स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल और इकोनॉमिक पोटेंशियल और सोशल डेवलपमेंट, ये जो इलाका है, ये पूरा मिनी इंडिया है। कभी जाके देखो अंजू, पोर्ट ब्लेयर में, इट्स एन ब्यूटीफुल प्लेस। हर देश के हर कोने का कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर रहता है। और उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कितने जॉब्स क्रिएट करेगा। और वो जो 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जॉब्स वहां क्रिएट होंगे। और वहां पर वो जो हमारा एरिया पूरी तरह नेग्लेक्टेड था,
शॉम्पेन्स और वो 303 परिवारों के अलावा कोई भी वहां नहीं था। वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल हब बनेगा। बिल्कुल। उससे इतनी आपको फॉरेन एक्सचेंज की, तो मेरा ये कहने का मतलब है इकोनॉमिकली, जियो पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, डिफेंस वाइज, हर तरीके से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और मेरा ये मानना है कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उन्होंने इसको क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी इसमें गलती नहीं है और ये सस्टेनेबल है और इसको बनना चाहिए। अब मेरे को लगता है कि कांग्रेस और इसके बारे में आवाज उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि ये भारत के राष्ट्रीय हित में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में से एक, अगर सबसे बेहतरीन नहीं है तो उनमें से एक श्योरली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, विरोध तो करेंगे करेंगे राहुल गांधी। राष्ट्रहित से जुड़े ऐसे मुद्दे जिनसे चाइना नाराज होता है और चाइना को तकलीफ होती है, उससे राहुल गांधी को भी तकलीफ होती है। कनेक्शन 2008 का है, एमओयू साइन हुआ था, भगवान जाने उस एमओयू में क्या क्या समझौते हुए थे, किस तरह से भारत के स्ट्रेटेजिक डील्स को उसमें शामिल किया गया था, ये सब भी किसी दिन खुलासा होगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं, चाइना पैसा दे रहा है, चाइना को तकलीफ है, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिसके हेड भारत में राहुल गांधी हैं, वो इसका विरोध करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।